हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप एग्ज़ाम की तैयारी ढंग से कर रहे होंगे। 12th बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से अपनी तैयारी करें और आज उनके लिए, जैसा कि मैंने उनसे वादा किया था कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज लाने जा रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए, तो उसकी शुरुआत कर चुका हूँ। सीरीज नंबर 1 आज मैं आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम न्यूमेरिकल पार्ट को फोकस करेंगे। आप लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल चैप्टर बहुत कम है, जिसमें 3 चैप्टर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, जिसका आज हम इंट्रोडक्शन करते हैं। फर्स्ट चैप्टर ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्यूशन। ओके, तो आप देखेंगे, मैं आपको इतना इजी तरीके से आज आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा कि आप न्यूमेरिकल आसानी से निकालने लगोगे। तो ध्यान से समझें, न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्यूशन के अंदर वो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द न्यूमेरिकल। ये बोर्ड एग्जाम में 100% न्यूमेरिकल्स आएगा। मिनिमम 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल यहां से 100% आएगा। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स क्या है? द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। आपको ध्यान रखना है, जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना ही करिए। 100% आपके न्यूमेरिकल डेफिनेट सॉल्व होंगे। ठीक है, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादा उसकी गहराई में नहीं उतरना है। जितना बोला जा रहा है उतना कीजिए, आप देखेंगे कि आपके न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। तो चेक करते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो जैसा कि मैंने बताया, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट पर मोल पर डिपेंड करती है। वो 4 प्रॉपर्टी हमारे यहाँ: एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, तो चारों को 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं और उनको न्यूमेरिकल पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज। एलिवेशन मींस इंक्रीज। ओके, तो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके लिए कॉमन 3 फॉर्मूले हैं और सारे न्यूमेरिकल आपके सॉल्व। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के केवल 3 फॉर्मूले आपको करने हैं। वो तीनों फॉर्मूले कौन से हैं? नंबर फर्स्ट है आपका डेल्टा टीवी इक्वल्स टू टीवी माइनस टी नॉट बी। ओके, नाउ सेकंड फॉर्मूला इज डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केबी इनटू स्मॉल एम, एंड थर्ड इज डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केबी इनटू 1000 into small w upon small m into capital W. Okay, now where delta TB is a elevation in boiling point, मतलब अगर कोई boiling point बढ़ रहा है तो हम उसे डेल्टा TB से डिनोट करेंगे। ओके, now delta KB is a where KB is a molar elevation constant, where KB is a मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, दैट इज, ध्यान रखें, डेल्टा टीबी इज अ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, केबी इज अ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, नाउ स्मॉल एम इज अ मोलैलिटी, स्मॉल एम इज अ मोलैलिटी। ओके, नाउ टीबी इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड टी नॉट बी इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखेंगे, जब भी आपको ये नॉट वर्ड दिखाई दे, कहीं भी नॉट वर्ड दिखाई दे, समझ लो ये प्योर स्टेट में सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को दिखा रहा है। क्या दिखाएगा? प्योर स्टेट में सॉल्वेंट को दिखाएगा। ध्यान रखना है, नॉट जैसे यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, जहां भी नॉट दिखाई दे, प्योर स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, वेयर स्मॉल w इज अ मास ऑफ सॉल्यूट and small m is a molar mass of solute and capital W is a mass of solvent। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग केवल 3 फॉर्मूले करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर, और कुछ नहीं पढ़ना है। केवल ये 3 फॉर्मूले कीजिए और आपके न्यूमेरिकल सॉल्व। मैं अभी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा, थोड़ा ध्यान दें। दूसरा हमारा आ रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बोर्ड एग्जाम में। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से न्यूमेरिकल आने के चांसेस 100% है, इसलिए इन 2 पॉइंट को ढंग से समझ लें। ढंग से इसके क्वेश्चन फॉर्मूला सेम है।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज होना, ओके, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आना। क्लियर? इसके भी केवल 3 फॉर्मूले हैं, बिल्कुल जैसे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के है वही है, बस अंतर इतना है कि यहां पे बॉइलिंग पॉइंट का V वर्ड लिया गया है और यहां फ्रीजिंग पॉइंट का F वर्ड लिया गया है। फॉर्मूला कंपेयर करें तो सेम है। क्लियर? इसमें तीसरा आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मींस होता है ऐसा प्रेशर जो सॉल्यूट पार्टिकल के द्वारा सॉल्वेंट पार्टिकल को रोकने के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर अप्लाई किया जाता है, उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। हम तो न्यूमेरिकल कर रहे हैं, थ्योरी पार्ट के लिए मैं वीडियो अलग से लाऊंगा, उसे आप देखना। फिलहाल न्यूमेरिकल पार्ट पर फोकस करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर 3 फॉर्मूले, सारे न्यूमेरिकल खत्म। पहला फॉर्मूला पाई इक्वल टू CRT, नाउ सेकंड फॉर्मूला इज पाई इक्वल टू W अपॉन mVRT एंड थर्ड फॉर्मूला इज पाई 1 इक्वल टू पाई 2। ये फॉर्मूला आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए लगेगा। अब आइसोटोनिक कौन से होते हैं? ऐसे 2 सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन इक्वल हो, ओके, ऐसा वो देगा आपको। न्यूमेरिकल में ये वर्ड जब भी दिखाई दे और ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल आ रहा है तो आपका ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, जिसमें पाई 1 इक्वल टू पाई 2 को हम लोग C1 इक्वल टू C2 भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन को इक्वल कर देना। मेरी समझ में आ रही होगी। इसके लिए भी ये क्या क्या है उसके हमने यहां वेरिएबल लिख दिया है। सबसे पहले पाई जो है इट इज अ ऑस्मोटिक प्रेशर, C इज अ कंसंट्रेशन और मोलैरिटी, ओके, T इज अ टेम्परेचर। टेम्परेचर को ध्यान रखना केल्विन में लेना है, जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है उसमें 273 L करके केल्विन में कन्वर्ट कर देना। नाउ सेकंड फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर इज पाई इक्वल टू W अपॉन mVRT। W वही है मास ऑफ सॉल्यूट जो पहले मैं बता चुका हूं, स्मॉल m वही है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड V इज अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसे लीटर में लेना, और R इज अ गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 0.0821 अगर हमारा प्रेशर बार या ATM में दिया है, या 8.314 अगर हमारा वॉल्यूम ml में दिया है। ठीक है, तो यहां पर अगला हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है लास्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर के लिए केवल 2 फॉर्मूले दे रहा हूं जहां से न्यूमेरिकल आसानी से निकाल लोगे। पहला फॉर्मूला है पाई नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू काई बी, ओके। नाउ सेकंड फॉर्मूला इज पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू काई बी की वैल्यू पुट कर दी स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इक्वल टू स्मॉल m। तो यहां पर ये सारी चीजें मैंने यहां लिख दिया है। P नॉट ए इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इन प्योर स्टेट। मैंने अभी बताया था कि नॉट का मतलब होता है प्योर वर्ड, तो P नॉट ए मतलब कि वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट या गिवन टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर होगा। PS इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ओके। नाउ काई बी इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसकी वैल्यू पुट कर दे तो ये फॉर्मूला आ जाता है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जहां से हम अभी न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है कॉलिगेटिव में। आप देखेंगे अभी मैं कुछ और बताऊंगा इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक्स्ट्रा, उसके बाद आपके सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व होने लगेंगे। आप देखोगे हमने यहां पर राउट्स लॉ को भी इंक्लूड किया क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर से मिलती है। अब आपने कहा सर ऐसे कैसे, तो मैं आपको बताता हूं कि राउट्स लॉ में 2 लॉ होते हैं। ध्यान रखना एग्जाम में आपको राउट्स लॉ जब भी पूछे तो आप 2 लॉ ध्यान रखेंगे। एक तो होता है वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए और एक होता है नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए। ठीक है, तो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए वो रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर, तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास, इसी से रिलेटेड फॉर्मूला बनता है हमारा। राउट्स लॉ में वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए जो होता है उसके लिए ये फॉर्मूले दिए गए हैं, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी एंड पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी और बाई ए इक्वल टू पी ए अपॉन पी टोटल एंड बाई बी इक्वल टू पी बी अपॉन पी टोटल। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेम इन्हीं फॉर्मूलों को करके राउट्स लॉ के वॉलेटाइल कंपोनेंट और इसको करके राउट्स लॉ के नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट के न्यूमेरिकल आसानी से निकल आएंगे।
अगर हमने ये दो पार्ट राउल्ट्स लॉ और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कवर कर ली तो आप देखेंगे आपका न्यूमेरिकल पार्ट कितना इजी हो जाता है। आप चेक करेंगे कि आपका न्यूमेरिकल पार्ट बहुत आसानी से होने जा रहा है, जिसके कुछ एग्जाम्पल अभी मैं आपके सामने यहां पर आपको समझाऊंगा। उसको समझाने से पहले एक बार आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको सारी चीजें यहां पर रिटन आए, या स्किप करके इस सारी चीजों को लिख लें। वीडियो को स्किप कर दें और स्किप करने के बाद ये सारे फॉर्मूले आप नोट कर लें। इनसे बाहर मेरा दावा है कि इनसे बाहर न्यूमेरिकल नहीं जाएगा। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल इनके कराता हूं। तो स्टूडेंट, आपने न्यूमेरिकल के जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखाए थे वो अभी लिख लिए होंगे या उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं उन पर कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराता हूं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसी साल आपका इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर वांट ऑफ फैक्टर जो है वो डिसोसिएट था, इस बार इसका यूज होगा और डेफिनेटली वांट ऑफ फैक्टर का यूज करके न्यूमेरिकल को देंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग कैसे पता करेंगे कि वांट ऑफ फैक्टर का यूज होगा न्यूमेरिकल में या नहीं होगा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में यूज कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो पार्ट होते हैं, ठीक है। अगर सॉल्यूट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, ये वर्ड आपको दिखाई देगा कि इफ सॉल्यूट कंप्लीटली डिसोसिएट, ओके, या आपको सॉल्यूट जो है आयनिक इन नेचर दिखाई दे रहा है और डिसोसिएशन दिखा रहा है। ध्यान रखना, सॉल्यूट अगर आयनिक है और कंप्लीटली डिसोसिएट है तो वहां वांट ऑफ फैक्टर का यूज होगा। अब वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं न्यूमेरिकल में? वैसे तो उसकी थ्योरेटिकल पार्ट में कुछ कैलकुलेशंस होती है, ठीक है, उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा आपके लिए। फिलहाल हम न्यूमेरिकल को फोकस करेंगे वांट ऑफ फैक्टर सिंपल ट्रिक के साथ कैसे निकालें। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ मान के चलिए कोई कंपाउंड आयनिक दे दिया CaCl2, ओके। अब CaCl2 इज आयनिक कंपाउंड, सबको पता है। अगर मैं इसे डिसोसिएट करूं तो Ca डबल प्लस प्लस 2Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होगा, यस, ठीक है। अब I का मतलब क्या है? मैंने भी कहा था कि वांट ऑफ फैक्टर इज अ सॉल्यूट कंप्लीटली डिसोसिएट। तो I इक्वल्स टू कंप्लीटली डिसोसिएट आयंस। जितने भी आयंस आ रहे हैं डिसोसिएट होके उनको काउंट कर लो, वही I की वैल्यू है। रिपीट अगेन, किसी भी आयनिक कंपाउंड में जितने भी आयंस आए उनको सम कर दो, वही उसकी वैल्यू है I के लिए। तो हमने देखा CaCl2 में Ca डबल प्लस प्लस 2Cl नेगेटिव में Ca का 1 आयन है और क्लोराइड के 2 आयन है और सम किया तो 3 आयन आ रहे हैं, जो कि I की वैल्यू है। तो I निकालना सीख गए होंगे, आई होप। एक आध और बताते हैं। मान के चलिए आपको NaCl के लिए I निकालना है, ओके, NaCl। तो NaCl में एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। क्लियर? क्योंकि इसमें 2 आयंस आ रहे हैं, ओके। चलिए अब हम करते हैं न्यूमेरिकल। अच्छा, इसका यूज कहां होगा, यूज कैसे करेंगे? तो यूज कहां होगा वो बता दिया। यूज कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, जो भी पहले मैंने अभी फॉर्मूले लिखाए थे कॉलीगेटिव के, जस्ट लाइक यहां ये डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M लिखाया था, ऐसे ही डेल्टा TV इक्वल्स टू KB इंटू M लिखाया है एंड पाई इक्वल्स टू W अपॉन MBRT लिखाया है। इन तीनों में हम देख रहे हैं मल्टीप्लाई विद I करते हैं। तो बस यही करना है। अगर सॉल्यूट आयनिक है या कंप्लीटली डिसोसिएट है तो उसमें I का मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल में। क्लियर? चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं और ध्यान से देखते हैं कि वो न्यूमेरिकल कैसे करना है। तो एक न्यूमेरिकल हमने यहां दिया है, न्यूमेरिकल है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4, जिसका मोलर मास दिया है 174 ग्राम पर मोल इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपको 25 डिग्री सेल्सियस पर यह दिया है। एज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोसिएट, वर्ड को पकड़िए, ये बोल रहा है कंप्लीटली डिसोसिएट, कंप्लीटली डिसोसिएट। साथ के साथ जो कंपाउंड जो सॉल्यूट है वो आयनिक इन नेचर दिखाई दे रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी इस न्यूमेरिकल में वांट ऑफ फैक्टर का यूज होगा। ठीक है, अब हमसे क्या निकलवा रहा है, एक तरफ से चलते हैं, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, आपसे पाई निकलवा रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते मैंने भी बताया था। ठीक है, अब आइए, वाई डिसॉल्विंग
25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर। K2SO4 को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना है, मतलब K2SO4 इज अ सॉल्यूट। तो यहां पर सॉल्यूट जो है वो K2SO4 है, जिसका मास दिया है मोलर मास इतना, यानी मोलर मास M इक्वल्स टू 174 ग्राम पर मोल। ओके, नाउ इन 2 लीटर, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है इसमें 2 लीटर, क्योंकि इसमें डिसॉल्व कर रहा है, तो वॉल्यूम 2 लीटर। ओके, एंड एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब हम लोग इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड कर दें तो 298 केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब हमारे पास ये वैल्यूज हो चुकी है और हमें पाई निकालना है, तो पाई का फॉर्मूला लगाइएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू, मैंने ये फॉर्मूला भी लिखाया है आपको। अगर मास आ जाए तो केवल और केवल एक ही फॉर्मूला है, वो है पाई इक्वल्स टू W/mv/RT। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है और मास गिवन है कोई सा भी, तो आपको इधर उधर नहीं घूमना है, एक ही फॉर्मूला है, यही लगाना है। अगर क्वांटम फैक्टर का यूज आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दें बस। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर जाएंगे। चेक करते हैं, तो फॉर्मूला लगा दिया पाई इक्वल्स टू W/mv/RT इंटू आई। ओके, आई लगा रहा है क्योंकि क्वांटम फैक्टर आ चुका है। न्यूमेरिकल सॉल्व करें। W हमारे पास है मास ऑफ सॉल्यूट, आप चेक करें तो मास ऑफ सॉल्यूट इज 25 मिलीग्राम। अच्छा, 25 मिलीग्राम स्मॉल w गिवन है 25 मिलीग्राम, और हमने आपको बताया था कि मास ऑफ सॉल्यूट को हमेशा ग्राम में लेना, मिलीग्राम में नहीं लेना है। इसको ग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.025 ग्राम। क्लियर? मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट को हमेशा ग्राम में लेते हैं। चलिए ये वैल्यू इसमें पुट कर दें। स्मॉल w यानी मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया है 0.025, ओके, अपॉन मोलर मास 174 दिया है आपको 174, ओके, इनटू वॉल्यूम आपको 2 लीटर दिया है, और इनटू आर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, क्योंकि हम लोग नॉर्मल कंडीशन में निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा, और प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा तो आर की वैल्यू 0.0821 होगी। ये हमने कहां से लगाई? क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर निकाल रहे हैं, 25 इधर रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पर हम लोग जो प्रेशर निकालते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और एटीएम में अभी मैंने आपको आर की वैल्यू लिखाई थी 0.0821, याद रखना। इनटू टेम्परेचर आपको दे रखा है इसने 298 केल्विन में निकाल दिया था, इनटू आई की वैल्यू हमने यहां से निकाली। अब आई की वैल्यू इसमें पता कीजिए कि कितनी लगानी है, तो चेक कर लेते हैं भाई। आई के लिए हम किसको निकालेंगे? K2SO4 को, तो K2SO4 डिसोसिएट करें 2K पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव, मतलब 2 और 1 3, तो आई की वैल्यू क्या आ गई? 3। ओके, तो आई की वैल्यू पुट कर दें इनटू 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो पाई इक्वल्स टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.27 इंटू 10 टू द पावर 5.27 इंटू 10 टू द पावर -3 ATM। इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना? इजी, कुछ नहीं है इनमें। वे वजह घबरा रहे हो आप लोग, एग्जाम की टेंशन ले रहे हो, कुछ भी नहीं है, आसानी से करेंगे। रसायन गुरु के साथ रहेंगे और आप मेरी वीडियो लगातार सब्सक्राइब, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको मैं कितनी जल्दी केमिस्ट्री के डर से दूर कर दूंगा। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही सुपर होगा। बस लगातार जुड़े रहिए और लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और अपने जो भी बच्चे जिन्होंने अभी तक डर रहे हैं केमिस्ट्री से, या जिन्होंने केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं की है, उनको मेरी वीडियो जरूर लिंक कीजिए, उनका भी बेनिफिट होगा, 100% होगा, ये मेरा दावा है। तो देखिए हमने न्यूमेरिकल निकाला बहुत आसानी से। एक दूसरा न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या है। टेंशन नहीं लेने का है, बस देखते जाइए, हम उसे देखते हैं। तो देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 2983 केल्विन। आपको याद होगा मैंने अभी बताया था कि किसी भी टेम्परेचर पर अगर वेपर प्रेशर दिया है तो वो सॉल्वेंट होगा।
मतलब मुझे पी नॉट ए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया है, वो कितना दिया है 17.535। 17.535। बच्चे ज्यादातर गलती पी नॉट ए और पी ए को समझने में करते हैं। एक ही दिमाग लगाना, अगर नॉट आ जाए तो प्योर सॉल्वेंट होगा, प्योर सॉल्वेंट होगा और गिवन टेम्परेचर पर होगा। तो हम देखें कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर दे रहा है, मतलब कि भैया ये तो नॉट दे रहा है, और सॉल्वेंट है तो ए होगा क्योंकि सॉल्यूट को भी लिया गया है फॉर्मूलों में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अब सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर पूछ रहा है, लेकिन कंडीशन को चेक करो, आगे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन, वर्ड पकड़िए, व्हेन 25 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब क्या कह रहा है ये कि जब हम 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम वाटर में डाल दें, समझना, 450 ग्राम वाटर में 25 ग्राम ग्लूकोज को जब हम डाल रहे हैं तो भैया वो तो सॉल्यूशन बन जाएगा ना, बनेगा ना। तो सॉल्यूशन बनेगा तो उसकी जो वेपर प्रेशर है वो उससे हम डिनोट किससे करते हैं, पीएस से। भाई सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसको मैंने बताया था पीएस से डिनोट करते हैं। मतलब पीएस आपको डिटरमाइन करना है। बोलो बात समझ में आई? आगे देखो, टेम्परेचर दे रखा है, पीएस आ गया, ये निकालना है आपको। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, देखो ग्लूकोज का मास दिया है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w 25 ग्राम। बोलो बात समझ में आ रही है? और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, यानी कैपिटल W इक्वल्स टू 450 ग्राम। बोलो बात समझ में आई? अब इसका ग्लूकोज जो है वो सॉल्यूट है, इसका मोलर मास यानी स्मॉल m इक्वल टू ग्लूकोज का मोलर मास जब निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 और इसका मोलर मास निकल के आएगा 180 ग्राम पर मोल। ओके, और सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M निकालेंगे, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O और इसके लिए होता है हमारे पास मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। बोलो बात समझ में आई? हमने मास दिया था न्यूमेरिकल में और मोलर मास हमने इनके नाम से निकाल लिया। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास पीएस और पी नॉट का हमने दो ही फॉर्मूले लिखाए हैं, उनमें से एक पुट कर दीजिए। आपका देखिए आंसर कितनी जल्दी आता है। फॉर्मूला लगाएंगे पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, फॉर्मूला लिखाया था आपको, इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। सेकेंड फॉर्मूला लिखाया था हमने RLVP के अंदर, अभी लिखा चुके हैं, आपने उसे सॉर्ट आउट किया होगा, आपने लिखा होगा, वहां से उसे चेक करेंगे। पी नॉट ए आपको दिया है हमारे पास 17.535 माइनस पी एस आपको निकालना है अपॉन पी नॉट ए 17.535 इक्वल टू स्मॉल w यानी मास ऑफ सॉल्यूट 25 ग्राम, ओके, इनटू कैपिटल M यानी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज 18 अपॉन कैपिटल W यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इज 450 ग्राम एंड स्मॉल m इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 180 एंड देन कैलकुलेटेड, तो PS निकाल लेंगे और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो होगा 17.44 mmHg। बात समझ में आई? mmHg के अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हो PS के अंदर। तो हम लोग देखते हैं कि हम आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसको जरूर से जरूर प्रैक्टिस करें। मेरा दावा है कि आपका न्यूमेरिकल पार्ट इजी होने लगेगा। इसमें कुछ इंपोर्टेंट MCQ लेवल के क्वेश्चंस के लिए कुछ इंपोर्टेंट ट्रिक्स दे रहा हूं, जैसा कि आरपी सर यानी कि रसायन गुरु आपके शॉर्ट ट्रिक्स देने के लिए फेमस है, वही शॉर्ट ट्रिक्स इसके लिए भी। तो एक शॉर्ट ट्रिक्स पर हम लोग आते हैं। नंबर ऑफ डिसोसिएट पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TF एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब क्या है पहला ट्रिक का, कि अगर आप डिसोसिएट पार्टिकल बढ़ाएंगे
तो एलिवेशन डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। रिपीट अगेन, पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। दूसरी कैटेगरी है नंबर ऑफ डिसोसिएट पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। मतलब क्या है, अगर डिसोसिएट पार्टिकल बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। ध्यान रखना, ये शॉर्ट ट्रिक बहुत एप्लीकेशन लगाएंगी आपकी। और तीसरा हमारी है कि नंबर ऑफ डिसोसिएट पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर पार्टिकल बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और अगर पार्टिकल बढ़ेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। बोलो बात समझ में आ गई? दो क्वेश्चन यहां भी करा देते हैं। पहला है विच कंटेन मोर फ्रीजिंग पॉइंट। चार ऑप्शन दिए गए आपको, 1M C6H12O6, 1M NaOH, 1M CaCl2 एंड 1M NaCl। अब आपसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जा रहा है। आप फर्स्ट वाली ट्रिक पर आइए कि फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डिसोसिएट पार्टिकल। बोलो बात समझ में आ रही है? तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, पार्टिकल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब पार्टिकल बढ़ेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, मोर, मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा तो पार्टिकल कम होने चाहिए। अब पार्टिकल कम कैसे दिखेंगे, ध्यान से देखें। आपने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं कि कोवेलेंट कंपाउंड कभी भी डिसोसिएट नहीं होते, आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट होते हैं। मतलब कोवेलेंट कंपाउंड के नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम होते हैं। तो चेक कर लो, हमारे पास ये आयनिक कंपाउंड है CaCl2, NaOH आयनिक कंपाउंड है, NaCl आयनिक कंपाउंड है, लेकिन ग्लूकोज एक ऐसा है जो कोवेलेंट कंपाउंड है, इसका डिसोसिएट पार्टिकल एक ही होगा, यानी ये डिसोसिएट नहीं होगा। और डिसोसिएट पार्टिकल कम मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। तो सबसे फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, 1M C6H12O6। तो विच कंटेन मोर फ्रीजिंग पॉइंट, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इनमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसके पार्टिकल कम होंगे, सीधा सीधा है। दूसरा क्वेश्चन, विच कंटेन हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। इनमें से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। हम देख रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल डिसोसिएट, तो जिसके पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। चेक कर लो, हम लोग अगर NH4Cl की बात करें तो NH4Cl में NH4Cl के अंदर दो डिसोसिएट पार्टिकल NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर हम MgCl2 की बात करें तो MgCl2 में Mg++2Cl नेगेटिव, यानी 2 और 1 3, यानी 3 पार्टिकल। हम लोग Al2SO4 की बात करें, Al2SO4 का होल थ्राइस, तो Al के 2 और SO4 के 3, टोटल 5। और NH2CuNH2 का कोवेलेंट कंपाउंड, यानी उसका एक ही होगा। तो ज्यादा पार्टिकल किसके दिख रहे हैं हमें, Al2SO4 के। और जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी हमारा राइट आंसर है सी। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होंगी। आशा करता हूं आप इसका लाभ जरूर लेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा और आप लोग अपनी शंकाओं का समाधान लीजिए। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आप लोग जरूर बेनिफिट लेंगे और रसायन गुरु को आप लोग आगे सबसे सब्सक्राइब करके, शेयर करके, कमेंट जरूर करेंगे। अगली सीरीज में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड कराऊंगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी दूंगा आगे की सीरीज में। इसलिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर जरूर कर दें।